हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर फिजिक्स यानी कि जो साइंस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 12th। और बिल्कुल बेसिक से करेंगे भाई हम लोग, क्योंकि मैं हर एक सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बेसिक चीज़ों से ही समझाता हूँ। जैसे 3 क्वेश्चन तो आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ इस हम सीरीज़ के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टॉप 200 प्लस की सीरीज़ है भाई एमसीक्यू की है। अगर आपने पहले 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो एक से करके एंड तक सभी पार्ट देखिएगा। सबसे पहले है द अपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज। आपने कई बार देखा होगा भाई, मूवीज़ के अंदर भी या कई बार न्यूज़ के अंदर की लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करेंगे, तो उस टेस्ट को बोलते क्या हैं? उस टेस्ट को बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ। ये कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और फिर क्वेश्चन आंसरिंग जो है होती है, तो इसको बोलते हैं भाई पॉलीग्राफ। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। साथ में इसमें चेक क्या होता है भाई, ये मशीन जब चल रही होती है तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, किस तरह सांस ले रहा है, यानी कि किस जगह पे वो अटक रहा है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बेस पर मतलब जांच की जाती है कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आजकल आपने देखा होगा भाई टीवी के अंदर रिया कंगना ही चल रहे हैं, तो उसमें भी बताया था कि सीबीआई उसका जो है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करेगी। हालांकि हमारी मीडिया के पास और कोई काम नहीं है भैया, जैसे देश में पॉवर्टी ख़त्म हो गई है, सब लोग एम्प्लॉयड हैं, सब लोग ठीक हैं, बस रिया कंगना ही जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़। तो जो वॉशिंग मशीन हम घर में यूज़ करते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई? तो वो काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई? जब आपके क्लोथ, जो कपड़े होते हैं भाई, वो ड्रम के अंदर स्पिन हो रहे होते हैं, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पानी है वो होल्स के थ्रू बाहर चला जाता है और हमें जो कपड़े मिलते हैं वो ड्रायर फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि जो उनमें पानी होता है वो ड्रम के साथ में जो घूमता है भाई, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पानी तो जो है वो पोर्स में से निकल जाता है, लेकिन जो ड्राई कपड़े हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है भाई? ये है सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें 2 क्वांटिटी होती हैं भाई, एक होती है स्केलर, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? अगर आप लोगों को इसके बीच में, इसको भाई हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए घर है राम का। राम को अगर शाम ने बोला कि तेरे घर से 50 किलोमीटर दूर खजाना पड़ा है, तो 50 किलोमीटर तो घर से किस डायरेक्शन में? क्या वो 50 किलोमीटर इस तरफ जाए, 50 किलोमीटर इस तरफ जाए, साउथ में जाए, या फिर वो इस तरफ जाके वेस्ट में जाए? लेकिन ये चीज़ नहीं बताई है। दैट मीन्स उसने सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बताई है। अगर वो ये बात बोलता कि तेरे घर के 50 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर खजाना रखा है भाई, तो डेफिनेटली वो इसी डायरेक्शन में जाता और उसको काम हो जाता, उसका जो भी खजाना चाहिए था उसको मिल जाता। अगर वो ये के साथ में डायरेक्शन बताता तो क्या करता भाई? वो दोनों चीज़ बताता, यानी कि डायरेक्शन बताया उसने, मैग्नीट्यूड भी बताया, तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती। अब जैसे मैं बात करूं स्पीड के बारे में, स्पीड क्या है भाई? एक स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कैसे है? आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, आपने बाइक पे देखा होगा, गाड़ी में देखा होगा 60 की स्पीड से 80 की स्पीड पे, लेकिन वो सिर्फ 80 की स्पीड बता रही है, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो सिर्फ ये बता रही है कि आप लोग इतनी स्पीड से चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है, यानी कि वो आपको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन अगर वो आपको साथ में डायरेक्शन भी बताए, लाइक मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके सामने कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से ईस्ट की ओर जाता हूँ, तो मैंने क्या किया भाई? इधर मैंने डायरेक्शन बताई है और मैग्नीट्यूड बताया है, तो ये क्या बन गया भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। दैट मीन्स जो दो डायमेंशन दे वो वेक्टर, जो एक डायमेंशन दे वो स्केलर। तो इन चीज़ों में मैं आपको बताऊँ अगर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताते, स्पीड के अंदर भी बताते और टाइम के अंदर भी नहीं बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग डायरेक्शन बताते हैं एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। ये भी आप लोगों ने 9th-10th के अंदर भी पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने साइंस ली होगी तो +1-2 में पढ़ा होगा। काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है। कि अगर मैं पहले थर्मोडायनामिक्स के लॉ के बारे में बात करूं, वो कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसको या तो फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है भाई? मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल, न्यूक्लियर, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैनेटिक, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेविटेशनल, सोनिक, ये कुछ एनर्जी की फॉर्म है। तो आंसर तो हमें पता लग गया भाई। आंसर क्या हो गया? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऑप्शन नंबर डी।
अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ भाई। मान लीजिए मैं किसी बॉल को एक पर्टिकुलर, ये मान लीजिए बेस है, ये पर्टिकुलर एल्टीट्यूड है, हाइट है, अगर मैं यहाँ से कोई बॉल फेंक रहा हूँ तो एक तरह से मैंने इसको एक हाइट दी हुई है अपने आप से ही। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, यानी कि मान लीजिए कोई बी सतह है, ये ए है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने बॉल को हाइट दी हुई है। तो हाइट दी हुई है तो दैट मीन्स उस समय पर पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि जब भी हाइट की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही काम करती है। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा नीचे तो ये मूविंग स्टेट में आ जाएगी। तब क्या करेगा, एकदम से पोटेंशियल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई भी मूविंग चीज़ है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हमने देखा क्या कि हमने पोटेंशियल एनर्जी से इसको जो है एनर्जी को ट्रांसफर करके काइनेटिक बना दिया, ना तो डिस्ट्रॉय हुई है ना कोई नई क्रिएट हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग जनरेटर चलाते होंगे घर में, अगर जनरेटर है तो जनरेटर से हम क्या करते हैं भाई, हैंडल से जो है उसको घुमाते हैं, एक तरह से हम उसको क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं भाई। मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद वो क्या करता है भाई, उसकी जो टरबाइन है वो घूमती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक दो ही डिस्कस करूंगा वरना सारा टाइम इसी में रह जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी एनर्जी से ही है भाई। इन विंड पावर, जो पवन चक्कियाँ होती हैं भाई जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हमें पता है अभी बिजली मिलती है उससे, लेकिन किस फॉर्म से बिजली मिलती है भाई। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो है भाई विंड एनर्जी के लिए टरबाइन है, जो कि हवा के आने से क्या करेगा भाई, ये जो शाफ्ट हैं इसके वो रोटेट करेंगे। और मैंने बताया था कि कोई चीज़ जब मूविंग कंडीशन में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम कर रही होती है भाई। तो आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, चेंज होकर बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखने वाली बात ये भी है भाई कि पहले तो काइनेटिक जो है मैकेनिकल बनेगी, फिर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये काम कर रहे हैं शाफ्ट जो इसके घूम रहे हैं, तो उससे क्या है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन रोड बिकॉज, यानी कि बर्फ़ पर चलना मुश्किल है अगर हम रोड के कंपैरिजन करें तो। क्यों होता है भाई, ये सब होता है भाई फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, तो आप आगे की तरफ चल रहे हैं, आप तो आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन रोड को आप लोग जो है पीछे को धकेल रहे हैं एक तरह से। ये थर्ड लॉ पे बेस है अगर मैं बात करूं। अब देखने वाली बात इसमें ये है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक फुटबॉल से खेल रहे हैं, आपने उसको जोर से हिट मारा, तो क्या वो फुटबॉल थोड़ी देर के बाद जाकर अपने आप रुक जाती है? तो क्या वो सच में अपने आप रुक जाती है भाई? नहीं, वो अपने आप नहीं रुकती है भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात है भाई, वो तो अपने आप ही रुकती है। लेकिन भाई देखने वाली बात यह है, अगर मैं फिजिक्स की टर्म में बात करूं, तो आपने इस तरफ से उसको लात मार के इस तरफ पुश किया, लेकिन एक साथ में जो सरफेस है जिस ग्राउंड पे चल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। इसी के कारण जो है बॉल धीरे 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 अपने आप रुक जाती है। एक और एग्जाम्पल लूँ तो मैं, अगर आपने कई बार देखा होगा फ्लोर गीला हो जाता है तो आपका पैर फिसल के गिर जाते हैं, लेकिन सूखे फ्लोर में ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है भाई, गीला फ्लोर में क्या होता है भाई, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, जो फ्रिक्शन लेवल है गीले फ्लोर में वो कम रहता है, इसलिए वो स्लिपरी हो जाता है। इसीलिए हम बर्फ़ पर चलते नहीं है, बर्फ़ पर भी हम लोग फिसल जाते हैं, रोड पर नहीं फिसलते इस चक्कर में। तो इसका मतलब क्या है कि आइस के पास फ्रिक्शन जो है वो कम है रोड के मुकाबले, इसलिए हम लोग उस पर चल नहीं पाते हैं। उसके बाद है, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, मान लीजिए आप लोग एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे ही वो चलना शुरू करती है तो जो पैसेंजर का हेड है वो एकदम से पीछे की तरफ जाता है, जैसे मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए वो खड़ा है, जैसे ही ट्रेन आगे को गई, जैसे ही ट्रेन आगे को गई ये एकदम से पीछे को उसको धक्का लगा। तो ये किस कारण होता है भाई, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, यानी कि जैसे है वो उसी कंडीशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट मीन्स ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी तो इसके जो लोअर बॉडी का पार्ट था भाई, वो तो इसके कि लोअर पार्ट तो भाई कॉन्टैक्ट में है, वो उसके साथ मूव हो जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट है भाई वो क्या रहता है भाई, रेस्ट में ही रहता है। इसीलिए उसको हम बोलते क्या है भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी वजह से जो है वो पीछे जाता है, और इसी प्रोसेस को भाई साहब इनर्शिया ही बोला जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि वो रेस्ट पे था, एकदम से ट्रेन चली तो वो पीछे को गिरा। तो कई बार क्या होता है कि बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, अगर एकदम से ब्रेक लगते हैं तब हम आगे की तरफ गिरते हैं भाई। तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया है होगा लाइफ में, गाड़ी में बैठे हैं, कई बार ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं एकदम से। वो इसलिए कि अपर पार्ट ऑफ हमारा जो बॉडी है वो मोशन के अंदर होता है, उस समय पर जो है इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है।
लेकिन अगर हम रेस्ट की पोजीशन में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट है हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो भाई तो सबको पता है कि सर इजाक न्यूटन ने जो था इसकी थ्योरी दी थी। फार्मूला क्या है इसका भाई, फोर्स इजकल टू एम इंटू एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैं इसको डिटेल में नहीं डालूंगा क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। फार्मूला पूछा जा सकता है मैक्सिमम, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाकर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं भाई वो लोग सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ये क्यों होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने कई वीडियोस भी देखी होंगी, उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट जा रहे होते हैं वो स्पेस के अंदर वो लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, किसी ना किसी सहारा लेकर वो आगे पीछे बढ़ते हैं या फिर हवा में उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है। अर्थ के अंदर हम लोग क्यों नहीं पाते, मतलब धरती पे हैं हम लोग धरती पे सही खड़े रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं गिरते या उड़ते टेढ़े वगैरह, क्योंकि हमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो हमें उसकी तरफ खींच रहा है, धरती की तरफ, तो इसलिए हम लोग उड़ नहीं पाते हैं। और ये फोर्सेस जो हैं भाई हम लोग देख नहीं पाते, हमारे रियल लाइफ में हम लोग महसूस नहीं कर पाते। अब होता क्या है, ग्रेविटी नहीं है और वेटलेसनेस, यानी कि जैसे बॉडी के अंदर कोई वेट ही नहीं है, ऐसा जो है अपीयर होता है स्पेस के अंदर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा नॉट फॉल बिकॉज। आपने इटली के अंदर भी ये पिज़्ज़ा बिल्डिंग है पीसा, तो ये टेढ़ी तो जरूर लेकिन गिरी नहीं है अब तक, क्योंकि इसको बनने में भी करीब से करीब 200 साल लगे थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि ये टेढ़े होने के बावजूद भी, पहली बात तो ये भी जो इसकी बेस है वो रेतीली मिट्टी में था, इस कारण वो थोड़ा झुक भी गया था अंदर की तरफ से। लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी ये रहा कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो उस रेतीली मिट्टी करके वो इक्विलिब्रियम बन जाता है, इस बिल्डिंग को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचता है। हालांकि 10-12 साल के लिए बंद भी रही थी, ताकि लग रहा था कि गिरेगी, बट स्टिल फिर वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जो थी अपनी रिसर्च की और फिर बताया कि जो वर्टिकल लाइन है इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस में ही फॉल करती है। मतलब समझिए आप इसका, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भाई, ठीक है, अभी भी वो इसके बेस में जो है फॉल कर रही है। अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, जैसे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेस के ऊपर फॉल नहीं करेगा, मान लीजिए वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो उसी समय ये गिर जाएगी। लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी बेस जो है इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेस नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तक ये है भाई ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी, और ये एक तरह से ताज्जुब वाली बात है कि कोई बिल्डिंग टेढ़ी होने के बावजूद भी खड़ी है। तो साइंटिफिकली कारण जो है इसका यही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भाई इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन वर ट्वाइस। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये है सन है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो मैं इसको आर मान लेता हूँ भाई। अगर इन दोनों का डिस्टेंस जो है आर से बदलकर 2r कर दिया जाए, तो उस डिस्टेंस को डबल करने से जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पे, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि डिस्टेंस तो आपने r से 2r कर दिया, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो भी दुगनी होगी, 4 गुना होगी, हाफ होगी, या 1/4 हो जाएगी। ये भी हम लोग फॉर्मूले से डिस्कस करते हैं भाई। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था भाई। इसमें g ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो m1 है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये मास ऑफ सन है, और जो m2 है इसमें कंसीडर करेंगे कि मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि दो बॉडीज इसमें यही डिस्कस हो रही हैं। और जो r है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर हल्का चेंज किया कि इस r को मैंने 2r कर दिया। यही मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम 1/4 कर दें, फिर मैं क्या करूँगा भाई, इसको अगर कंपेयर करता हूँ f/fn, तो होगा क्या भाई, ये वही सेम लिखा जाएगा Gm1m2/r² अपॉन Gm1m2 अपॉन 4r²। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, और जो ये r² है ये r² कट जाएगा, रह क्या गया 1/1 तो ये क्या होगा भाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेट, तो f/fn क्या होएगा भाई, इजिकल टू 4/1, क्योंकि ये फोर्थ जो था 4 टर्म में था, यानी कि ये हो गया था 1/4, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया था, तो 4 क्या होएगा भाई, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेकंड में आ जाएगा और फर्स्ट और फोर्थ जो है वो ऊपर आ जाता है। तो अब हुआ क्या कि जो नई फोर्स बनी थी उसके हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो क्या बन गया, ये 4n, ये क्या हो गया f। तो जो नई फोर्स बनी थी भाई fn, ठीक है, 4fn इजिकल टू f था। तो अगर मैं नई फोर्स के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा भाई, वो पहली फोर्स का 1/4 हो जाएगा।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट पार्ट जब डिस्कस करूंगा तो इसको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले करवाऊंगा मैं। उसके बाद है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट वेट रिमेन्स, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो क्या कोई चेंज आएगा? तो भाई उसका मास और ग्रेविटी रिमेन अनचेंज, यानी कि ना तो मास पे कोई फर्क आ रहा है ना ग्रेविटी पे फर्क आ रहा है, तो इस वजह से वेट पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर रहेगा सेम। इन केस अगर ग्रेविटी पे कोई फर्क आ रहा है भाई तो डेफिनेटली चेंज आएगा, मास में फर्क आ रहा है तो डेफिनेटली चेंज आएगा, लेकिन मास पे हमेशा कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, जो भी चेंज आता है वो ग्रेविटी पे आता है। ग्रेविटी के करके ही वेट जो है प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, लेकिन ग्रेविटी सेम रह रही है तो कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा सेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इफ टू बॉल ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट देन, मान लीजिए दो बॉल हैं, एक जो है आयरन की है एक जो है वुड की है, दोनों को सेम हाइट से फेंका जा रहा है और सेम वेट है, तो होगा क्या? इन केस भाई अगर वहां पर कोई एयर प्रेजेंस नहीं है, यानी कि आप वैक्यूम में फेंक रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम पर ही ग्राउंड को हिट करेंगी, लेकिन बट अगर मैं एयर की प्रेजेंस में बात करूं, जो हैवियर चीज़ है वो लाइटर वाले से थोड़ा पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइटर चीज़ है उसके ऊपर एयर जो है उसको रेजिस्टेंस देगी, यानी कि उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा। दैट मीन्स आंसर क्या होगा भाई इसका? वेट आंसर होगा इसका वुडन बॉल फॉल्स लेटर। मैं एक्चुअली आयरन बॉल का ऑप्शन देख रहा था लेकिन वुडन बॉल का लिखा हुआ है कि वुडन बॉल जो है थोड़ा उससे लेट फेंकेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टिविटी लगेगी उस करके। उसके बाद है वेट ऑफ एनीबडी इज, किसी का भी वेट जो है वो क्या होगा? अगर मैं इन चारों के संदर्भ में बात करूं, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी पहले भाई कि ग्रेविटी जो है इक्वेटर के ऊपर मिनिमम होती है और पोल्स पे मैक्सिमम होती है, यानी कि जो अर्थ है हमारा जो हमारा अर्थ है ये, इसका जो इक्वेटर है इसके ऊपर जो ग्रेविटी है उसका असर जो है मिनिमम रहता है और पोल के ऊपर जो है मैक्सिमम रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटी जहाँ ज़्यादा होगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था भाई, ग्रेविटी के करके वेट कम ज़्यादा होता है, ग्रेविटी ज़्यादा तो वेट ज़्यादा, ग्रेविटी कम तो वेट कम। दैट मीन्स कि अगर ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा है तो वेट भी पोल पे ही ज़्यादा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है भाई, देखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको आराम से, आप लोग इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से डरते ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि किसी बॉडी का मास जो है वो अर्थ के ऊपर 100 kg का है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की इतनी है तो मास ऑफ बॉडी मून पे क्या होगा? लो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया है तो हमें आता ही नहीं है, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये सब वैल्यू जो आपको डराने के लिए दी गई हैं। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था भाई, किसी भी चीज़ का मास जो है कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। अभी डिस्कस करके हटा हूँ पिछले 2-3 क्वेश्चन में भाई, और मास के बारे में ही बार बार पूछा गया है। अगर वेट के बारे में पूछा जाता फिर तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, पूछा ही मास के बारे में तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मास दिया हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मास ऑफ बॉडी कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो ग्रेविटी करके चेंज होता है वो वेट चेंज होता है, और मास और वेट के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा सेशन। भी सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नए स्टूडियो के साथ, नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।